जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और आज लेकर आए हैं दोस्तों हम ग्रेविटेशनल का सेकंड पार्ट यानी क्लास नंबर 6 जो है दोस्तों अग्निवीरों के लिए, है ना दोस्तों। देखें जरा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन में क्या क्या होता है, कैसे ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है और कैसे कैसे फोर्सेस अपना काम करेगा। यहाँ पर हमने एक बात नोट की थी क्या कि ग्रेविटेशनल के बारे में जो बातें बताई थी वो किसने बताई थी दोस्तों, थ्योरी किसने दी थी, याद रखेंगे आप, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। F जो है प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपन r स्क्वायर के, है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई गई हमको कैपिटल G, और ये बात हमको किसने बताई थी, कैवेंडिश ने बताया था कि जो वेरिएबल यूज होगा उसका नाम क्या होगा दोस्तों, G होगा। इसको 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इसकी वैल्यू होगी और इसका नाम क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखें जरा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारहीनता क्या होता है ना, वेटलेस पोजीशन क्या होती है। तो आप याद रखेंगे पृथ्वी के केंद्र की अगर हम बात करें, जहां पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी की वैल्यू G होगी, है ना दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 0, तो वेट आप कैसे निकालेंगे, m इंटू जी, और m में मल्टीप्लाई करेंगे आप g की, तो कितना आ जाएगा ये, W इक्वल टू जी। इसको हम क्या बोलेंगे, याद रखेंगे आप, वेटलेस यानी कि भारहीनता। अब देखो इसका एक एग्जांपल हमको आगे भी मिलेगा, है ना। देखें जरा, जैसे कि अगर हम बात करें, मोशन, आज के नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशन ऑफ अ मैन इन लिफ्ट। आज की क्लास में स्क्वांड करना है दोस्तों, थोड़ा स्पीड से देखें जरा। मोशन इन अ लिफ्ट यानी कि लिफ्ट में मनुष्य की गति। अब देखो लिफ्ट के दो तरीके हैं अगर हम बात करें, देखें जरा, एक हमारा केस बनेगा केस नंबर 1, है ना दोस्तों। जब लिफ्ट कहां जाएगा, ऊपर की ओर, ये लो जी, इस केस में ये कोई ह्यूमन है दोस्तों जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये लिफ्ट कहां जा रहा है, ऊपर को जा रहा है ना, मूविंग अपसाइड, है ना दोस्तों। अगर हम केस सेकंड की बात करें तो यहां पर लिफ्ट कहां जाएगा, नीचे की ओर। और देखें जरा, मूविंग डाउनवर्ड, और इसके ऊपर ही ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा, ठीक है। और अगर हम केस नंबर 3 की बात करें, ठीक है, क्या होगा, अगर आपकी डोर टूट जाए, यानी लिफ्ट कहां के गिरे, सीधा नीचे, तो देखिए जरा, अगर लिफ्ट आपका नीचे गिरता है तो यहां पर क्या होगा, अब ध्यान देंगे, अगर यहां पर आप लिफ्ट को नीचे गिर दें, ठीक है, इसमें पोजीशन क्या बनेगी, देखिए जरा आगे। अगर हम आगे की बात करें दोस्तों,
देखना जरा, सबसे पहले बात करते हैं कि लिफ्ट जब ऊपर को जाएगी तब क्या फील होगा, दूसरा जब लिफ्ट सीधा नीचे आएगी तब क्या फील होगा, और तीसरा अगर ये डोरी टूट जाए लिफ्ट की, लिफ्ट का रोप ही क्रैश हो जाए तो सीधा कहाँ होगा, लिफ्ट कहाँ आके गिरेगा, बिल्कुल नीचे आके गिरेगा, है ना। देखें जरा, अब यहाँ से अगर हम देखें जल्दी जरा, इस पोजीशन में अगर केस नंबर 1 की बात करें तो केस नंबर 1 में क्या होगा, अगर आपकी लिफ्ट कहाँ जाएगी दोस्तों, ऊपर की ओर जाएगी, तो याद रखना आपको कैसा लगेगा, अपना वेट नेचुरल वेट से ज़्यादा फील होगा। याद रखेंगे आप, जो आपका वेट होगा वो कैसा डिक्रीज होगा, आपको इंक्रीज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, इंक्रीज दिखाई देगा। याद रखेंगे आप, ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गई बात। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, अगर नीचे की आ रहा है, अगर आपकी लिफ्ट कहाँ है, नीचे की ओर को आए, तो याद रखना, देखो जब लिफ्ट नीचे की ओर को आती है, या अगर हम किसी झूले की बात करें, झूला जब ऊपर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आओगे, देखो आपने देखा होगा ना इस तरीके वाला झूला, ठीक है, यहां से ऊपर जा रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप यहां से नीचे आएंगे आपको क्या होता है, पेट में कुछ ना कुछ होने लगता है, आप हंसने लगते हैं। यानी जब आप यहाँ से जब आप नीचे आएंगे तो क्या होगा, आपका वेट आपको कैसा नजर आएगा, बिल्कुल फ्री, आपके अंदर कोई वजन ही नहीं है ना दोस्तों, जिससे ज़्यादा हंसने का मन करता है। बात समझ में आ रही है। वही केस यहाँ पर है, ये जैसे ही लिफ्ट धड़ाम से नीचे आएगी, अच्छा ये तो आराम से आएगी, धड़ाम वाला केस ये है, अगर ये लिफ्ट आराम से नीचे आएगी तो क्या होगा, इस व्यक्ति को जो इसके अंदर खड़ा हुआ है उसको क्या लगेगा कि हमारे अंदर वेट ही नहीं है, यानी कि इसका जो वेट होगा वो कैसा होगा, याद रखेंगे आप, डिक्रीज होगा। वेट कैसा होगा, गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो किसके अंडर ये मोशन करेगा, याद रखेंगे आप, अंडर ग्रेविटी यहां पर ये मोशन करेगा। और बात करते हैं केस नंबर 3 की, तो केस नंबर 3 में हमको दिखाई दे रहा है क्या, कि लिफ्ट के ऊपर से तार टूट गए भैया, और लिफ्ट कहाँ के गिरेगी, सीधा धड़ाम से नीचे आके गिरी। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही ये लिफ्ट जमीन पर आकर गिरेगी, है ना, तो क्या होगा, इसके अंदर जो मनुष्य खड़ा हुआ था वो सीधा कहाँ लगेगा, लिफ्ट के रूफ पर जाकर लगेगा, लिफ्ट के बिल्कुल उसका सिर लिफ्ट में ऊपर जाकर लगेगा, है ना दोस्तों। और याद रखेंगे यहाँ पर ग्रेविटी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ग्रेविटी के 0 होने से W भी आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और इसको आप क्या बोलेंगे, वेटलेस, यानी कि भारहीनता की स्थिति, या खाली इसको आप भारहीनता भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहां तक की बात क्लियर है। देखो जरा, आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लिख सकते हैं फ्री फॉल। ये कैसा होगा, फ्री फॉल होगा। तो लिफ्ट के मैंने एक क्वेश्चन आपको बताए हैं, और दोस्तों याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लिफ्ट के ऊपर 100% सवाल आता है हर बार, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। तो 3 केस बताए, इनसे अलग केस बनेगा नहीं। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट याद रखना कैसा होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। अगर लिफ्ट नीचे को आ रही है तो वेट आपका 100% घट जाएगा, और अगर क्या हो, टूट जाए, धड़ाम से नीचे आके गिरे, क्या हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, ये लिफ्ट का केस हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए जल्दी से जरा, इसको आज एंड भी करना है, और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं आज। देखिए जरा, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आता है एस्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग। अब देखो, नाम से ही आपको लग रहा है एस्केप, एस्केप का मीनिंग क्या होता है, भाग जाना, है ना दोस्तों, एस्केप का मीनिंग क्या होता है, भाग जाना। अब अगर हम सिंपल सी बात करें, देखो हम सबको एक बात पता है क्या,
ये क्या है दोस्तों? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उठा के फेंक दिया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपने फेंका और गया और कुछ डिस्टेंस गेन करके फिर कहाँ गया? नीचे आके गिर गया, है ना दोस्तों? या आपने कोई रॉकेट छोड़ा, क्या छोड़ा आपने यहां से? आपने कोई रॉकेट अपने यहां से लेफ्ट कर दिया, है ना, छोड़ दिया, तो याद रखना अब ये रॉकेट क्या होगा? समझ में आ रही है बात? ये रॉकेट क्या होगा? कुछ डिस्टेंस पर जाएगा और जाकर के क्या होगा दोस्तों? फिर नीचे को आने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? कहीं दूर जाकर ये गिर जाएगा। अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की क्या होती है। तो याद रखेंगे, क्या बात याद रखेंगे? A minimum velocity by which any object travels out of gravitational field ऑफ अर्थ। यानी कि पलायन वेग क्या होगा? याद रखेंगे इस बार हमने क्या किया? हमने इस रॉकेट को पलायन वेग दे दिया, एस्केप वेलोसिटी दे दिया। याद रखेंगे एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो डिनोटेड किससे होता है? डिनोटेड बाय वीई। ई का मतलब क्या होगा? एस्केप, और वी का मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। तो याद रखेंगे अगर इस बार हमने इस रॉकेट को कौन सी वेलोसिटी दे दी बच्चा? वीई। किसकी वेलोसिटी दी हमने इसको? एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? देखो, एक मिनिमम वेलोसिटी है जो ऑब्जेक्ट को ट्रेवल कराएगा आउट ऑफ ग्रेविटेशनल से, यानी ये इसको सीधा ले जाएगा और कहां चला जाएगा? स्पेस में चला जाएगा, यानी आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। और फिर ये कभी वापस आने वाला नहीं है बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? फिर ये वापस आने वाला नहीं है। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो याद रखना V इक्वल टू 2gm/r। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। और अगर मैं बोलूं अर्थ के लिए इस V की वैल्यू क्या होगी तो याद रखेंगे 11.2। कितनी वैल्यू होगी इसकी अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप 11 मीटर नहीं किलोमीटर है भाई। हाँ ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर, यानी एक ऐसा पार्टिकल, अगर इस मार्कर को दोस्तों मैं सीधा वेलोसिटी करा दूं तो क्या होगा? यहां से मैंने फेंका और ट्यूं इस तरीके से आगे यहां पर गिर गया। यानी कि ये जो वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी है? सिंपल वेलोसिटी है ना। अगर हमने इसको क्या दे दिया? एस्केप वेलोसिटी दे दिया। ये लो, जिसको हमने पकड़ रखा है इस बार, और इस बार ऐसे हमने इसको फेंक के मारा कि इसकी वेलोसिटी क्या ले ली इसने? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में मारकर कितना चलेगा? 11.2 किलोमीटर चला। तो याद रखना सिंपल सी बात है, ये पार्टिकल जो होगा, ये मार्कर जो होगा, ये किसको पार कर जाएगा? ग्रेविटेशनल रेंज को पार कर पाएगा और कहां चला जाएगा? स्पेस में चला जाएगा। फिर ये वापस लौट के आने वाला नहीं है। इतनी बात आप याद रखेंगे। आपको समझ में आ गया? अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? V इक्वल टू √2gm/r। फिर दोबारा याद रखेंगे फॉर्मूला कितना होता है? V इक्वल टू √2gm/r। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? यहां तक की बात क्लियर है? समझ में आ गया आपको? पलायन वेग क्या होता है? VE होता है। और इस वेग को प्राप्त करने के बाद कोई भी वस्तु, याद रखेंगे आप, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है, यानी ब्रह्मांड स्पेस में चली जाती है और फिर वो वापस लौट के आने वाली नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, एक तो आपका एस्केप वेलोसिटी हो गया। अगर सेकंड की मैं बात करूं, देखेंगे जरा आप,
ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि कक्षीय वेग है ना दोस्तों। तो याद रखिए, अब देखो कक्षीय ऑर्बिटल से क्या मतलब है। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, कक्षा। अगर यहां पर हम बात करें क्या होते हैं, ये ऑर्बिट्स होते हैं। अब देखो याद रखना, अगर कोई भी प्लेनेट किसी भी ऑर्बिट में मोशन करता है, क्या बताया मैंने आपको, कोई भी पार्टिकल, कोई भी पिंड अगर किसी कक्षा में, किसी ऑर्बिट में गति करता है, यानी वेग उपस्थित होता है उसके साथ में, तो याद रखना कक्षा के अंदर जो वेग होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, ऑर्बिट के अंदर जो वेग होगा, जो वेलोसिटी होगा, उसी को आप क्या बोलेंगे, कक्षीय वेग बोलेंगे। और इसका नाम क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। याद रहेगी बात, क्या नाम होगा इसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा देखिए जरा, अगर इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में इट इज द स्पीड फॉर प्लेनेट रिक्वायर्ड टू रेगुलर मूविंग इन अ ऑर्बिट। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। यानी किसी भी पार्टिकल को किसी भी ऑर्बिट में मूविंग करने के लिए, गति करने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है, उस वेग को आप क्या कहते हैं, याद रखेंगे आप, उसी वेग को क्या कहते हैं, कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। और इसको डिनोटेड करते हैं हम क्या, V नॉट से। अगर फॉर्मूले की बात करें, अगर फॉर्मूले की बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होगा, V नॉट इक्वल टू अंडर रूट GM अपॉन R। इतनी बात क्लियर हो गई। याद रखेंगे ग्रेविटी, मास और रेडियस, यहां पर तीन बातें की गई हैं, है ना दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करें, इसको भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए, ठीक है, टाइम पीरियड की बात क्या होगी, ये जो ऑर्बिट होगा ये कितने टाइम में अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा। समझ में आ रही है बात, ये ऑर्बिट कितने टाइम में अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा, उस टाइम को क्या बोला जा रहा है, टाइम पीरियड, परिक्रमण काल बोला जा रहा है। और याद रखेंगे आप, टू पाई आर इंटू अंडर रूट, इसको उल्टा कर देंगे आप, आर अपॉन अंडर रूट GM। इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, T इक्वल टू 2 पाई आर अंडर रूट R अपॉन GM। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर बात क्लियर है तो चलूँ आगे। देखिए जरा, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, याद रखेंगे आप, क्या क्वेश्चन बनता है, देखो ठीक है, अगर मैं बात करूं रिलेशन बिटवीन V एंड V नोट, तो देखना जरा, VE का फॉर्मूला भी मेरे पास है और V नोट का फॉर्मूला भी मेरे पास है। दोनों फॉर्मूले को जब आप डिवाइड करेंगे तो याद देखो, दोनों के फॉर्मूला कितना है, V नोट का फॉर्मूला कितना है, अंडर रूट GM अपॉन R, और जबकि VE का फॉर्मूला कितना था मेरे पास, अंडर रूट 2GME अपॉन R। यानी VE के लिए अंडर रूट 2 ऊपर आएगा और कितना आ जाएगा, ये
इस फॉर्मूले को याद रखना, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। याद रखेंगे आप। क्या बताया मैंने आपको कि जो पलायन वेग होगा वो क्या होगा, कक्षीय वेग का √2 गुना होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई बात भैया? ये क्लियर है आपको? ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया है कि v इक्वल टू क्या होगा, √2 v0 होगा। चलो इससे आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी देखें जरा, काफ़ी क्वेश्चन भी इसके आपको करने हैं आज। आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, Kepler's law of motion of planet। केपलर के ग्रहों की गति के नियम, समझ में आ रही है बात? देखिए जरा, अगर हम केपलर की बात करें तो केपलर ने हमको क्या बताया, देखो जरा, अगर हम बात करें केपलर के, अगर हम बारे में बात करें तो केपलर ने दोस्तों 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम। केपलर एक्सप्लेन 3 लॉज of motion of planet। ठीक है, तो देखें जरा, अगर हम बात करें ऐसा लिखेंगे आप, केपलर केपलर फर्स्ट लॉ। ठीक है, केपलर फर्स्ट लॉ। तो देखें जरा, अगर केपलर के फर्स्ट लॉ की बात करें तो क्या होता है केपलर का फर्स्ट लॉ, देखेंगे जरा, अगर हम बात करें केपलर का फर्स्ट लॉ जो है वो किससे रिलेट करता है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कक्षा का नियम। कक्षा का नियम क्या बताया गया, देखें जरा, इसमें बताया गया कि सूरज के चारों ओर जो ग्रह गति करेंगे ना, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करेंगे वो ग्रह किस आकार में गति करेंगे, दीर्घवृत्ताकार में। किस में करेंगे? दीर्घवृत्ताकार, जिसको हम क्या बोलेंगे, एलिप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिप्स बोलेंगे। यानी कि इसमें से लिखेंगे अ प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन एट सेंटर। क्या बताया गया कि जो प्लेनेट होगा इज मूविंग अराउंड द सन इन अ एलिप्स। ऐसे लिख देंगे, इन द शेप ऑफ एलिप्स। कुछ बात समझ में आई? यानी कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता ग्रह सदैव दीर्घवृत्ताकार रूप में गति करेगा।
यानी कि a planet is moving around the sun at center in a shape of ellipse. इलिप्स की शेप में क्या करेगा दोस्तों, ये लगातार गति करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात क्लियर है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं नंबर सेकंड, केपलर्स सेकंड लॉ, और इसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्रफल का नियम। अब इसमें क्या बताया गया याद रखेंगे, केपलर ने हमको क्या बताया, फिर दोबारा से सुनेंगे ध्यान से। इट स्टेट्स दैट देखो क्या बताई, इन्होंने ये बताया कि सन के सराउंडिंग एरिया में अगर कोई भी दो पार्टिकल, जैसे पहला पार्टिकल ए से कहां पर गया, बी पर गया, और दूसरा पार्टिकल ठीक उसी टाइम में सी से कहां पर गया, डी पर गया। अगर दो पार्टिकल सेम टाइम में, क्या बताया मैंने आपको, सेम टाइम में कोई डिस्टेंस गेन करते हैं तो याद रखेंगे उनका जो एरिया होगा, जो डिस्टेंस वे गेन करेंगे वो एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि इट स्टेट्स दैट डिफरेंट पार्टिकल travel in same time इसको ऐसे लिखो आप, देखो, इट स्टेट्स दैट इफ एनी टू डिफरेंट पार्टिकल ट्रेवल इन अ सेम टाइम देन दे ऑलवेज कवर सेम एरिया। यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, एरिया ऑफ कितना लिया इसने, ए से बी पर जगह तो ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल होगा किसके बताओ जरा, एरिया ऑफ ओ सी डी के, ओ सी डी के। इस बात को आप याद रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताएं जल्दी जरा, समझ में आया आपको कुछ जो मैंने लिखा है आपको? यानी क्या बताया गया, अगर इक्वल टाइम में इलिप्स के ऊपर कोई भी दो पार्टिकल अपनी मोशन करेंगे तो याद रखना सेम टाइम अगर है तो वे जो डिस्टेंस कवर करेंगे या जो एरिया कवर करेंगे उस एरिया का जो जितना भी क्षेत्रफल वे तय करेंगे ना, याद रखना अगर समय समान है, इक्वल टाइम में जितना भी डिस्टेंस वे चलेंगे उसका एरिया भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताएं जरा, जल्दी से बताएं, यहां तक कोई दिक्कत हो तो। तीसरे की बात करते हैं, देखें जरा, नंबर थर्ड, क्या लिखेंगे नंबर थर्ड में, देखें जरा, केपलर्स थर्ड लॉ। बताइए जरा, केपलर का थर्ड लॉ क्या होता है? याद रखना इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ पीरियड। यानी याद रखेंगे आवर्तकाल का नियम। यानी यहाँ टाइम की बात होगी, सीधी सी बात समझ में आ रही है। और टाइम की बात क्या होगी याद रखेंगे,
देखें जरा यहाँ पर क्या बताया गया, केपलर ने हमको ये बताया कि एलिप्स में जो भी पार्टिकल सन के अराउंडिंग मोशन करेगा वो याद रखना उसका जितना भी टाइम पीरियड होगा, क्या बताया गया, उसका जितना भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, यानी कि बात करें द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट इज proportional to the cube of सेमी मेजर रेडियस, यानी कि टाइम पीरियड जो है उसका स्क्वायर वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस की पावर 3 के होगा। इतनी बात समझ में आ गई भैया, बताएं जल्दी जरा, इतना समझ में आया आपको या नहीं। ये जो टी स्क्वायर होगा ये आर की पावर 3 के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और यही हमारा होता है लॉ ऑफ पीरियड यानी कि आवर्त काल का नियम जिसको दिया था केपलर ने, और ये केपलर का क्या है, तीसरा नियम है। फिर दोबारा से देखें केपलर ने कितने नियम बताए, उपग्रह के संबंध में केपलर ने 3 नियम दिए, और केपलर्स establish 3 law of the motion of planet around the sun। तो याद रखेंगे फर्स्ट लॉ में हमको क्या बताया गया, याद रखेंगे कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में जो मोशन करेगा वो किस में करेगा, एलिप्स में करेगा। दूसरे में क्या बताया गया कि किसी भी सन के सराउंडिंग एरिया में जितने भी प्लेनेट सेम टाइम में मोशन करेंगे उन सेम टाइम में जितना भी एरिया कवर होगा वो एरिया सभी का क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और तीसरे में बताया गया कि जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्यूब ऑफ रेडियस के, रेडियस के क्यूब के क्या होगा दोस्तों, प्रोपोर्शनल होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा, जल्दी से बताएं जरा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो इसको जल्दी से कॉपी कर लें एक बार। देखेंगे जरा, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, बस ये मेन पोर्शन था हमारा, ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद में 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करते हैं और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। देखें जरा, यहाँ के बाद की अगर हम बात करें, एक पॉइंट बन जाता है कई बार मास में और वेट में क्या डिफरेंस होता है। देखो वैसे तो दोनों सेम सी बात है, मास भी और वेट भी, लेकिन हमने वेट के बारे में क्या पढ़ा है, mg। क्या पढ़ा है, mg। यहाँ पर क्या काम करता है, ग्रेविटी काम जरूर करता है ना। इतनी बात समझ में आ गई। देखो जरा, अगर हम बात करें इसके मास के बारे में, देखो इसका मतलब क्या होगा, द्रव्यमान, और इसका मीनिंग होगा भार। अगर मास की बात करें तो क्या होता है, बताएं जल्दी से जरा, अमाउंट ऑफ मैटर आर प्रेजेंट इन बॉडी। जितना भी बॉडी में मास होगा वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने के कारण होगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या होता है, अ टाइप ऑफ फोर्स which produce due to gravity। बात समझ में आ गई। और ग्रेविटी क्या होगा, स्मॉल जी की बात करें। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है, स्केलर होता है, कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन ये क्या होता है, वेक्टर होता है। याद रखेंगे आप। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट कितनी होती है, केजी। लेकिन अगर इसकी यूनिट की बात करें तो डब्ल्यू बराबर कितना होता है, mg, यानी कि क्या होता है बताएं जरा, किलोग्राम इंटू न्यूटन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। और नंबर 4 की बात करें,
मास क्या होता है? डू नॉट चेंज। लेकिन ये क्या हो जाता है? चेंज होता जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? मास क्या होता है? चेंज नहीं होता है, लेकिन भार क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको दोस्तों? यहाँ तक की बात क्लियर है? आई होप कंसेप्ट आपको सब क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी डाउट होगा तो उसको आप मुझको टेक्स्ट करके बता सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं आपको? देखें जरा इससे आगे की अगर हम बात करें, देखो कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं दोस्तों, एक एक करके सभी को उड़ाते हैं। आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दिया गया है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया? 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के साथ एक बल से आकर्षित होता है जो कि बराबर है। अब आपको ये बताना है कि जो मास दिया गया है आपको वो कितना है? 1 kg दिया गया है, और पृथ्वी के साथ एक बल से आकर्षित होता है जो बराबर होगा। आपको बल निकालना है इसका, तो W बराबर क्या होता है? mg। m का मान है 1 और g का मान 9.8, यानी ये बन गया 9.8 न्यूटन, और आपका आंसर हो जाता है A। सही है बच्चों? नंबर 2 की बात करते हैं, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखेंगे, छुत कमी क्वेश्चन है। दो निकायों के बीच की दूरी सामान्य से 6 गुना अधिक हो जाती है, तो बल बताइए। देखो जरा इस सवाल को ऐसे करते हैं। हमको पता है बराबर क्या होता है? Gm1 m2 अपॉन r², लेकिन उन्होंने अब क्या बताया है? f डैश G m1 m2। बस उन्होंने दूरी को बदला है। किसको बदला है? दूरी को। और दूरी कितनी कर दी है? याद रखना, सामान्य दूरी से 6 गुना, यानी पहले r था तो अब कितना हो जाएगा? 6r हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितना बनेगा? Gm1 m2 अपॉन 36r²। और देखो जरा 1/36 को बाहर निकाल दें तो अंदर क्या क्या बचेगा? Gm1 m2 अपॉन r²। और ये किसका मान होता है? बल का। तो अब वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा? पहले वाले बल का 1/36 गुना हो जाएगा, यानी डी आपका आंसर हो जाता है। बात समझ में आ गई भैया? क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, देखिए जल्दी जरा। क्या बोला गया? स्मॉल जी का मान, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको अपने माइंड पर जोर देना होगा। स्मॉल जी का मान क्या बताया गया? जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं बढ़ता है, चलो। पृथ्वी के केंद्र में जाते ही घट जाता है, चलो। स्थिर रहता है? नहीं, स्थिर तो रहता ही नहीं है, गलत कर दो, खत्म। चौथा क्या बोला? भूमध्य रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर, बिल्कुल गलत है, जबकि भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो अब बाकी के सी और डी तो कैंसिल हो गए, अब बचता है ए और बी। तो याद रखना, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी का मान क्या होता है? घटता है। ए भी खत्म हो गया, बचा बी, और बी क्या बचता है? याद रखेंगे आप, पृथ्वी के केंद्र में जाते हैं तो जी का मान घट जाता है। क्लियर है? नंबर 4 पर आते हैं। क्या बोला? गेंद को ऊपर फेंक दिया, अच्छा गेंद को फेंक दिया जाता है तो जी का मान होगा। फिर दोबारा देख लो, गेंद को भाई गेंद को तो ऊपर ही फेंकोगे, गेंद को ऊपर फेंक दिया जाता है तो बताइए जी का मान होगा 0, सकारात्मक, नकारात्मक या नगण्य। देखो याद रखेंगे आप, अगर आप ग्रेविटी के साथ में रह के चीज को फेंक रहे हैं तो हमेशा प्लस होगा। कैसे? ग्रेविटी साथ कब आएगी? अब इसको मैं फिर ऊपर ले जा रहा हूं। ग्रेविटी कब काम करेगी? जब ये नीचे आ रहा था। तो याद रखना, जब भी आपका कोई पार्टिकल, याद रखेंगे, नीचे आएगा तो ग्रेविटी हमेशा प्लस की होगी। अगर आपका पार्टिकल ऊपर जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जाएगा, तो ये जी कैसा होगा भैया? माइनस का होगा। कैसा रहा बताओ जल्दी जरा, बात समझ में आई या नहीं आई? फिर दोबारा से समझ लो। अगर किसी पार्टिकल को आप गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध छेड़ोगे, भेजोगे, जैसे ये आ रहा है नीचे, ये तो ग्रेविटी के साथ में हो गया, लेकिन अगर आप ऊपर फेंक रहे हो उसको, तो यानी ग्रेविटी का कैसा कर रहे हो? अपोजिट कर रहे हो, यानी ग्रेविटी आपकी कैसी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है सी। नंबर 5 पर आते हैं जल्दी जरा। गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है, किसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल? ऑप्शन देखें जल्दी से। ज्वार, कोई नहीं, चंद्रमा की गति, दोनों ए व बी। जी हाँ, मैंने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या क्या होता है। ज्वार भी होता है,
और क्या होता है याद रखेंगे आप, क्या ऑप्शन दिया गया, चंद्रमा की गति भी इसी के कारण होती है, यानी आपका ऑप्शन बन जाता है डी, दोनों ए और बी। नंबर 6 पर आते हैं। चांद पर व्यक्ति का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। एम बराबर कितना है, 40 किलोग्राम। पृथ्वी पर वजन बताइए। इस द्रव्यमान को कहाँ लेके आना है आपको, वजन की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर वजन बताइए। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी। एम बोलो 40 है और जी का मान बोलो कितना है, 10 रख सकते हैं या 3.9 आप इसको रख सकते, 9.8 रख सकते हैं। और यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू बोलो भाई कितना बनेगा, 8 4 जा 32, जीरो तो ऐसे ही रहेगा, और 9 4 जा 36, और 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 392 न्यूटन, यानी इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है बी। बात समझ में आ गई भैया। देखिए जल्दी जरा आगे, 6 क्वेश्चन आपको करा दिए मैंने, इससे आगे चलते हैं जल्दी से जरा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम इस पर लागू होता है। देखिए जल्दी जरा, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम था उस पर क्या लागू होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, केवल छोटे शरीर पर नहीं जी, ऐसा कोई लेना देना हमसे नहीं बताया गया। दूसरा है केवल पौधों पर नहीं जी, वेजिटेबल्स के बारे में बात ही नहीं की गई है। तीसरा सभी शरीर अपने आकार के बावजूद, और चौथा है सौर प्रणाली। सी है भैया आंसर, सीधा सा समझ में आ रहा है, जिसका जितना शरीर होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटी काम करेगा। नंबर 8 पर आ जाओ। क्या बोला गया, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता अनुभव होने का कारण है। फिर दोबारा सुन लो क्या बोला गया क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है आपको, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है ना दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से कोई भारी भरकम सवाल आने वाला नहीं है। अगर आता भी है तो आपका नसीब और भाग्य बहुत अच्छा है ना दोस्तों, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है आपके। लेकिन जो मैंने लिफ्ट का केस आपको बताया, और जो मैंने आपको भारहीनता के बारे में आपको बताया, और द्रव्यमान और वेट में जो डिफरेंस चल रहा है, ये तीनों पॉइंट इसके सबसे बेस्ट पॉइंट हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखें जरा आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता का अनुभव होने का कारण है। जड़त्व नहीं भैया, त्वरण नहीं जी, सी शून्य गुरुत्व, इसको देखते हैं चलो। और डी है पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरना। जी हाँ, फ्रीली कौन रहेगा, जो पृथ्वी की ओर को मुक्त रूप से गिरेगा। समझ में आ गई बात, जो पृथ्वी की ओर को फ्री होकर गिरेगा वही क्या करेगा, भारहीनता का काम करेगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देखें जरा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कैपिटल जी का प्रायोगिक मान दिया था, कैवेंडिश, कोपरनिकस, ब्रूक और गैलीलियो। सीधा सा बता भैया, कैवेंडिश बताया है। क्या बताया है, कैवेंडिश बताया है, जिन्होंने कैपिटल जी के बारे में हमको बताया। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। आगे की अगर बात करूं, चंद्रमा पर जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि है। फिर दोबारा देखेंगे आप, चंद्रमा पर जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि है, नियत घटेगी, बढ़ेगी या शून्य हो जाएगी। पेंडुलम का मतलब क्या होता है, घड़ी टाइप, जो मैंने आपको बताया था। अब देखें जरा, पेंडुलम का क्या बताना है, टाइम पीरियड के बारे में बताना है। देखो जरा, अगर हम चंद्रमा पर जाते हैं, देखो अगर इस पेंडुलम की बात मैं करूं, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकलता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी यहां से अगर हम बात करें, टी जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, √g के होगा। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर मैं चंद्रमा पर बात करूं भाई, ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कैसी होगी, कम होगी। और याद रखना, अगर ग्रेविटी कम है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है भैया,
ज़्यादा हो जाता है। बातें समझ में आ गई या नहीं? अगर ग्रेविटी कम होगा तो सीधी सी बात है टाइम पीरियड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, और यही बात यहाँ पर समझाई गई है। तो चंद्रमा पर अगर आप जाएंगे तो याद रखना ग्रेविटी कम होती है, ग्रेविटी कम होने का मतलब है टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना दोस्तों? इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक का क्लियर है? ये हमारा कंप्लीट हो गया। ग्रेविटेशन को हमने 2 क्लासेस में कंप्लीट किया है। बाकी के सारे टॉपिक भी जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है और बहुत जल्दी हम लेकर आ रहे हैं मॉक टेस्ट। तो जितना भी मैंने आपको काम कराया दोस्तों, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप निकालकर, कुछ क्वेश्चंस ही आपको मिले जाएंगे। मिसगिलेंस ये क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी आपको, जिसको आप अपने घर पर भी बैठकर कर सकते हैं, और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। तो समझ में आ गया? कितने क्वेश्चन कराए मैंने आपको? 10 क्वेश्चन कराए। इनको अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर को डीप मैंने आपको करा दिया है, इससे ज़्यादा डीप पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इससे ही हमारा कम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और रेगुलर लेक्चर्स लेते रहिए। और अग्निवीर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत नहीं करोगे तो किसी काम के नहीं करोगे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।